जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू आवर चैनल द इंडियन सोल और मेरा नाम है शुभो। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रशिया के कामचाटका पेनिनसुला में 30 जुलाई 2025 को जो रिक्टर स्केल में 8.8 मैग्नीट्यूड का जो अर्थक्वेक आया था और उसके बाद जो सुनामी ने रशिया और जापान को हिट किया, उसी को लेके आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो ये जो है ये एक नेचुरल डिजास्टर है जो कि इसका एक वाइड स्प्रेड इम्पैक्ट भी है दुनिया के ऊपर और रशिया और जापान के ऊपर भी। तो सबसे पहले हम देखेंगे मैप में ये जो कामचाटका जो आइलैंड है, एक कामचाटका जो पेनिनसुला है, ये है कहाँ पे? ये है दुनिया का मैप। दुनिया के मैप के अंदर ये है रशिया, और रशिया का एकदम ईस्टर्न पार्ट में ये जो ऑरेंज वाला जो हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये है कामचाटका पेनिनसुला। तो इसको हम पेनिनसुला बोल रहे हैं। तो इसको पेनिनसुला बोलने का पीछे जो रीज़न है कि जो भी लैंड एरिया तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ रहता है, यानी किसी ना किसी वाटर बॉडी से घिरा हुआ रहता है, उसको हम लोग पेनिनसुला बोलते हैं। तो अगर इस लैंड एरिया को देखें हम, तो इसका 3 साइड में पानी है। इसका ईस्टर्न साइड में भी पानी है, साउदर्न साइड में भी पानी है और वेस्टर्न साइड में भी पानी है। और एक साइड जो नॉर्दर्न साइड है उसमें लैंड एरिया से ये रशिया से जुड़ा हुआ है, तो इसीलिए इसको हम पेनिनसुला बोलते हैं। तो ये कामचाटका पेनिनसुला कहाँ पे है हम लोग देख लिए। तो इसी पेनिनसुला के अंदर यहाँ पे एक शहर है। इसी शहर से 120 से 125 किलोमीटर दूर समुंदर के अंदर एक अर्थक्वेक आया 8.8 मैग्नीट्यूड का, जिसका एपिसेंटर यहाँ पे था। तो उसी अर्थक्वेक के वजह से इस कामचाटका पेनिनसुला का जो भूमि है वो हिला। तो अब हम देखेंगे, सबसे पहले थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि अर्थक्वेक किसको बोलते हैं और अर्थक्वेक आता कब है। हम लोग जब जियोग्राफी में हम लोग क्या जानते हैं, ये हमारे जो पृथ्वी है, ये जो दुनिया है, ये बहुत सारे टेक्टोनिक प्लेट को इसका जो सरफेस एरिया है पृथ्वी का, तो वो बहुत सारे टेक्टोनिक प्लेट जुड़ के बना हुआ है। तो इसमें हम 2 तरीके के टेक्टोनिक प्लेट देखते हैं। एक हो गया कॉन्टिनेंटल प्लेट, जिसके ऊपर कॉन्टिनेंट रहता है, यानी सारे देश जो लैंड एरिया है वो सब रहता है। दूसरा है ओशियनिक प्लेट, इसके ऊपर समुंदर रहते हैं। ठीक है। तो जब ये 2 टाइप का जो प्लेट है, या तो एक कॉन्टिनेंटल प्लेट एक ओशियनिक प्लेट, या तो एक ओशियनिक प्लेट एक कॉन्टिनेंटल प्लेट और 2 कॉन्टिनेंटल प्लेट, या तो 2 ओशियनिक प्लेट जब एक दूसरे के साथ टकराता है, या तो एक दूसरे के साथ बिछड़ जाता है या दूर चला जाता है। पास थे फिर दूर चला गया, तो ऐसा भी होता है। तब जाके ये अर्थक्वेक होता है। अर्थक्वेक मतलब तब जाके भूमि हिलता है, तब उसको हम अर्थक्वेक बोलते हैं। तो अर्थक्वेक होने का जो मेन रीज़न है टेक्टोनिक प्लेट का जो कलीशन, या तो स्लिप, या तो एक दूसरे के साथ कलीशन करके एक नीचे चला जाता है, एक ऊपर रह जाता है, या तो एक साथ पास में था तो दूर चला गया तब, या ये दोनों कारण की वजह से अर्थक्वेक आ सकता है। फिर क्या हो गया, फिर वॉल्केनिक एक्टिविटी, वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, तब जाके अर्थक्वेक आ सकता है। यानी अर्थक्वेक मतलब इज ए सडन शेकिंग ऑफ ग्राउंड कॉज्ड बाय मूवमेंट ऑफ अर्थ टेक्टोनिक प्लेट्स, यानी टेक्टोनिक प्लेट की मूवमेंट की वजह से धरती के ऊपर जब भूमि हिलने लगता है, तब जाके इसको हम अर्थक्वेक बोलते हैं। इट हैपेंस व्हेन स्ट्रेस बिल्ड अप अलोंग फॉल्ट और प्लेट बाउंड्रीज एंड इज सडनली रिलीज एन एनर्जी क्रिएटिंग सिस्मिक वेव। ये जो भूमि जो हिलता है वो एक सिस्मिक वेव के फॉर्म में हिलता है, क्योंकि एक सर्टेन टाइम पे बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो जाता है। तो अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और जानना है, ये फॉल्ट लाइन किसको बोलते हैं? जहाँ पे मान लीजिए ये एक प्लेट है, इसके साथ उसके पास में एक प्लेट और इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो गया, ये फॉल्ट लाइन हो गया। मतलब 2 प्लेट जहाँ पे जुड़ता है, या तो 2 प्लेट के सामने वाला जो हिस्सा है उसको हम फॉल्ट लाइन बोलते हैं, क्योंकि उसी लाइन के ऊपर ये 2 प्लेट या तो टकराएंगे, या तो दूर चले जाएंगे, या तो एक दूसरे के नीचे चले जाएंगे। तो इसी को हम फॉल्ट लाइन बोलते हैं। तो ये हो गया अर्थक्वेक का कॉन्सेप्ट। अब सुनामी किसको बोलते हैं? क्योंकि हमें अर्थक्वेक भी जाननी है और सुनामी भी जाननी है। क्यों? क्योंकि पहले अर्थक्वेक आया और उसके वजह से सुनामी आया। सुनामी मतलब क्या है? सुनामी इज अ सीरीज ऑफ लार्ज ओशियनिक वेव कॉज्ड बाय ए सडन डिस्टर्बेंस इन और नियर ए बॉडी ऑफ वाटर, ऑफन ट्रिगर्ड बाय एन अंडरसी अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन और लैंडस्लाइड। देखिए यहाँ पे जो सुनामी आया है, इसके पीछे कारण क्या है? अर्थक्वेक। क्योंकि
जो कामचटका आइलैंड है वहाँ से थोड़ी दूर में 120 से 125 किलोमीटर दूर समुद्र के अंदर, समुद्र के एकदम नीचे दो प्लेट एक दूसरे के साथ टकराया और एक प्लेट के नीचे चलाया गया। तो वहाँ पे जाके अर्थक्वेक शुरू हुआ। इसीलिए वहाँ से जो अर्थक्वेक, जो सिस्मिक्वेक फॉर्म हुआ, वो कामचटका आइलैंड को, कामचटका पेनिनसुला को जाके हिट किया और रशिया के अंदर भूकंप हुआ। तो सुनामी मतलब एक तरीके का, जब ये अर्थक्वेक हुआ उसके बाद समुद्र का जो पानी है, उसका कोस्ट लाइन बराबर जो पानी है रशिया का और समुद्र का जो पानी है अचानक से फूलने लगा और बहुत ज़्यादा हाइट का समुद्र के लहरें रशिया की कोस्ट लाइन और जापान के कोस्ट लाइन में जाके गिरने लगे। तो जब अचानक से समुद्र का पानी ये अर्थक्वेक की वजह से ये बहुत ज़्यादा तरीके से कोस्ट लाइन के एरिया में पानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और वो पानी कोस्ट लाइन के एरिया को हिट करके वहाँ पे जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग्स वगैरह जो इंसान रहते हैं वहाँ पे पूरा का पूरा आबादी को वॉश आउट कर देता है। बहुत ज़्यादा पानी एक साथ जाके समुद्र का पानी, तब उसको हम सुनामी बोलते हैं। तो सुनामी एक तरीके से, अगर सुनामी बहुत ही हेवी मात्रा में हुआ तो ये बहुत ही खतरनाक नेचुरल कैलामिटीज़ में गिना जाता है। तो अब ये अर्थक्वेक और सुनामी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो दिमाग में हम लोगों की बैठ गया। तो अब हम देखेंगे ये यहाँ पे क्या हुआ। रशिया के पास जो कामचटका पेनिनसुला है उससे पास सबसे पहले हुआ अर्थक्वेक, उसके वजह से सुनामी आई। तो अब हम देखेंगे कहाँ पे, रशिया के कितने पास, कितने करीब, कहाँ पे एग्जैक्ट पॉइंट क्या है, कहाँ पे ये अर्थक्वेक हुआ और उसके बाद कैसे सुनामी रशिया और जापान को हिट किया। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 30 जुलाई 2025 को एक मैसिव 8.8 रेक्टर स्केल में मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक स्टार्ट होता है। कहाँ पे, रशिया का कामचटका पेनिनसुला में। अगर हम देखें तो कामचटका पेनिनसुला में अगर ये पोजीशन को देखें, यहाँ पे जहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ, यहाँ पे एक शहर है। इस शहर का नाम है पेट्रोपाव्लोव्स्क कैमचैट्स्की। पेट्रोपाव्लोव्स्क कैमचैट्स्की, यही शहर से 120 किलोमीटर, 120 से 125 किलोमीटर समुद्र के अंदर, मतलब यहाँ से समुद्र के तरफ 120-25 किलोमीटर जाने के बाद जो वाटर है उसके ठीक नीचे जो वाटर बॉडी है, ये सारे समुद्र कहाँ किसका है, पैसिफिक ओशन का है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जाननी है ये जो भी हुआ पैसिफिक ओशन में हुआ। तो पैसिफिक ओशन का नॉर्दर्न पैसिफिक ओशन में हुआ। तो अब यहाँ से 120-25 किलोमीटर जाने के बाद यहाँ पे इस वाटर बॉडी के ठीक नीचे शैलो वाटर में हुआ, मतलब समुद्र का जो पानी था उससे ज़्यादा नीचे नहीं हुआ, उससे बस 18 से 19 किलोमीटर नीचे ये अर्थक्वेक हुआ। तो अब ये अर्थक्वेक वहाँ पे क्यों हुआ, देखिए अगर हम मैप में देखें, ये हो गया कामचटका पेनिनसुला, जो इस मैप के अंदर यहाँ पे आता है कामचटका पेनिनसुला। कामचटका पेनिनसुला की एकदम साउदर्न पोर्शन से एक आइलैंड का चेन शुरू हो जाता है। ये चेन कहाँ पे जाकर रुकता है, होक्काइडो आइलैंड, जापान के नॉर्दर्न पोर्शन, जापान के नॉर्दर्न एकदम नॉर्थ में जो आइलैंड है होक्काइडो आइलैंड, वहाँ पे जाके ये रुकता है। तो ये इसी आइलैंड चेन को बोला जाता है कुरिल आइलैंड चेन। तो ये जो कुरिल आइलैंड चेन है ये एक डिस्प्यूटेड एरिया है। जापान भी इसको क्लेम करता है और रशिया भी इसको क्लेम करता है और फिलहाल के टाइम में ये रशिया की कब्जे, मतलब रशिया के अंडर है, रशिया का एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे काम करता है। तो अब ये जो आइलैंड चेन है, इसके अगर सामने ठीक देखें, ये जो नीला लाइन हमें दिख रहा है इसको बोला जाता है कुरिल कामचटका ट्रेंच। ट्रेंच मतलब क्या हुआ, कुरिल कामचटका ट्रेंच मतलब ये हुआ जब समुद्र के अंदर दो ओशियनिक प्लेट अगर एक दूसरे के साथ जब टकराता है तो जो भारी वाला ओशियनिक प्लेट होता है वो नीचे चला जाता है, सबडक्ट हो जाता है, और जो हल्का वाला प्लेट वो ऊपर रहता है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, ये जो ट्रेंच है तो यहाँ पे इस साइड है पैसिफिक प्लेट और इस साइड है ऑक्सटॉक प्लेट। ठीक है, दो प्लेट है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हुआ, इस दोनों प्लेट का थोड़ा सा मूवमेंट हुआ। तो अच्छा, फिर हम पहले क्या बोल रहे थे, ट्रेंच। अच्छा, जो मैंने बोला दो ओशनिक प्लेट, एक प्लेट ऊपर चला गया, एक प्लेट नीचे चला गया। तो जब ऐसा होता है तो तब अगर मान लेते हैं ये एक प्लेट है और एक प्लेट यहाँ से दोनों टकराया और एक नीचे चला गया, तो ये जो एरिया फॉर्म हुआ ना, मतलब ये मान लीजिए प्लेट नीचे चला गया, तो ये जो एरिया फॉर्म हुआ इसको हम ट्रेंच बोलते हैं। मतलब एक तरीके से अगर सही तरीके से देखें तो ये एक प्लेट है, उसके बाद एक प्लेट ऐसे नीचे चला गया, टकराने के बाद ये यहाँ से आके टकराया, ये यहाँ से आके टकराया, तो ये जो एरिया फॉर्म हुआ वी टाइप का, इसको हम ट्रेंच बोलते हैं। तो
समुद्र के अंदर एकदम नीचे जब दो ओशियनिक प्लेट टकराता है, उसमें से एक सबडक्ट हो जाता है, एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे चला जाता है, तब जाके ये ट्रेंच बनता है। ट्रेंच कैसे दिखता है समुद्र के नीचे? समुद्र के नीचे अगर ऐसे देखें, ऐसे वी टाइप का दिखता है ट्रेंच, ऐसे वी टाइप का ट्रेंच दिखता है। ये जो डीप डिप्रेशन है समुद्र के अंदर, इसको हम ट्रेंच बोलते हैं। तो यहाँ पे भी वही हुआ, ये ऑस्टॉक प्लेन और ये पैसिफिक जो टेक्टोनिक प्लेट है, ये ऑस्टॉक प्लेट है, ये दोनों एक दूसरे के साथ यहाँ पे ये जो ट्रेंच है यहाँ पे थोड़ा सा मूवमेंट हुआ, इन दोनों का मूवमेंट हुआ और अर्थक्वेक शुरू हो गया। ये अर्थक्वेक कहाँ पे शुरू हुआ? यहाँ पे, ये है यहाँ पे, ये जो पेट्रोपैव्लोव्स्क कामचटकी जो शहर है रशिया का, वहाँ से ये मेनली एपिसेंटर था। यहाँ से 120 किलोमीटर दूर यहाँ पे इस ट्रेंच के अंदर एपिसेंटर था। तो इससे यहाँ से सिस्मिक वेव होना चालू किया और रशिया को इफेक्ट किया और जापान का जो नॉर्दर्न पोर्शन है उसको इफेक्ट किया। तो अब देखिए, जापान में अर्थक्वेक नहीं आया, लेकिन इस सिस्मिक वेव की वजह से जो पानी, समुद्र का पानी का जो मात्रा है वो जब ज़्यादा हुआ तो ऐसे सुनामी जापान को इफेक्ट किया। तो अब USGS ने भी कंफर्म किया कि दिस सिस्मिक इवेंट एज ट्राइड फॉर द 6th स्ट्रॉन्गेस्ट अर्थक्वेक एवर रिकॉर्डेड। दुनिया के अंदर जितना भी अर्थक्वेक को रिकॉर्ड किया गया उनमें से ये 6th लार्जेस्ट अर्थक्वेक है, क्योंकि 8.8 रेक्टर स्केल में हुआ था। पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि कहाँ पे कामचटका पेनिनसुला है और उससे अर्थक्वेक का जो एपिसेंटर है वो कहाँ पे है, और ये अर्थक्वेक होने के बाद सुनामी कैसे आया और सुनामी किसको बोलते हैं, ये ट्रेंच किसको बोलते हैं, ये सारे चीज़ हम लोग समझ लिए। तो अब हम देखेंगे ये जो सुनामी का जो इम्पैक्ट हुआ वो मेनली कहाँ पे हुआ? वो कोस्ट लाइन पे हुआ, रशिया और जापान की कोस्ट लाइन में हुआ। वेव हिट्स कोस्टल रीजन ऑफ रशिया एंड जापान। फिर क्या हुआ? स्ट्रक्चरल डैमेज हुआ, रिपोर्टेड एट मल्टीपल पोर्ट्स। देखिए, कोस्ट लाइन में क्या होता है? ज़्यादातर देश का कोस्ट लाइन में उस देश की पोर्ट होता है। जापान के अंदर जापान का भी पोर्ट है और रशिया के अंदर रशिया का पोर्ट है, मेनली बंदर जिसको बोलते हैं। तो उसी बंदर का, उसी पोर्ट का जो मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ज़्यादातर डैमेज होता है। तो यहाँ पे भी वही हुआ, एक तो अर्थक्वेक की वजह से हुआ, ऊपर से उसके बाद जो सुनामी आया, जो समुद्र के ऊंची ऊंची लहरें आई, उस लहर ने क्या किया? मल्टीपल पोर्ट को डैमेज किया। देखिए, अब ये है कि ये जब सुनामी आ रहा था उसके पहले से ही जो प्रेडिक्शन, जो सैटेलाइट इमेज है वो हम लोग जापान और रशिया के पास था, तो वो लोग पहले से प्रिकॉशन ले लिए थे सुनामी का। लेकिन अर्थक्वेक जो है वो रशिया को जब हिट किया तो रशिया का जो ये कामचटका पेनिनसुला है यहाँ पे ज़्यादातर आबादी नहीं रहता है। रशिया का ज़्यादातर आबादी यूरोप के साइड, जो मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग, जो बड़े बड़े शहर है वहाँ पे रहता है। तो यहाँ पे जो आबादी है बहुत ही कम है। इसीलिए जब 8.8 मैग्नीट्यूड में जब ये अर्थक्वेक हुआ, उसके वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ, बिल्डिंग डैमेज हुए, रोड डैमेज हुए, जितना गाड़ी थे उतने सारे गाड़ी डैमेज हुए, जो भी मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर था बहुत सारे कुछ डैमेज हुआ, लेकिन जानी नुकसान नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा लोगों की मौत नहीं हुआ। यानी एक नेचुरल डिजास्टर, एक नेचुरल कैलामिटी, एक जिसको ट्रेजिडी बोलते हैं, वो नहीं हुआ। अर्थक्वेक तो बहुत बड़ा मात्रा में आया था, 8.8 रेक्टर स्केल में आया था, लेकिन उतना जान नहीं गई। ये एक अच्छा न्यूज़ है। अच्छा, अब जापानीज ब्रॉडकास्टर NHK इन्होंने वार्न कर दिया, वार्न मतलब बोल दिया कि सब कुछ, जापान का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको वार्न कर दिया कि लार्जर वेव भी इसके बाद आ सकता है। अब छोटा वेव आया है सुनामी का, लेकिन इसके बाद लार्जर वेव भी आ सकता है। तो अब देखेंगे ये जो वेव आया था सुनामी का, ये रशिया में कितने लेवल का आया था और जापान में कितना लेवल का आया था। देखिए, रशिया में जो सुनामी का आफ्टर मैथ में जो सुनामी का जो वेव आया था वो 3 से 4 मीटर ऊँचा था। सेरेवो कुरिल्स्क, ये जो शहर है, इस टाउन के ऊपर 3 से 4 मीटर का ऊंचा लहर आया। और ये टाउन कहाँ पे है? येलिज़ोव्स्की डिस्ट्रिक्ट, रशिया के अंदर येलिज़ोव्स्की डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे सेवेरो कुरिल्स्क करके एक टाउन है, उसके ऊपर ये ज़्यादातर ये 3 से 4 मीटर का जो हाइट का जो वेव है वो जाके गिरा। इवैक्यूएशन एफर्ट रिपोर्टेडली क्लियर्ड ओवर 2700 रेसिडेंट, 2700 रेसिडेंट को यहाँ से खाली करवाया गया। तो रशिया ये प्रिकॉशन लेके बैठा था, क्योंकि अर्थक्वेक आ गया तो उनको समझ में आ गया कि अभी सुनामी आने वाला है। तो उससे पहले जब ये सुनामी आया उसके पहले 2700 रेसिडेंट को खाली करवा लिए गए और कुछ माइनर इंजरीज हुआ है, लोगों की स्ट्रक्चरल डैमेज हुआ है, लेकिन बट नो फैटलिटीज हैव बीन कन्फर्म्ड। कोई ज़्यादा फैटल बड़ा कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि लोग पहले से ही वहाँ से हट चुके थे। अच्छा, यहाँ पे 3.4 मीटर का
हाइट का वेव आया है, मतलब उतना ज़्यादा नहीं, मतलब खतरनाक सुनामी जैसे आता है जो कुछ साल पहले आया था, एकदम बर्बाद करके छोड़ा था, इंडिया का चेन्नई में भी आया था, तो ऐसा ऊंचा लहर नहीं आया, लेकिन 3 से 4 मीटर का लहर आया अर्थक्वेक की वजह से, जो आफ्टरमैथ शॉक था। अब जापान में कितना वेव आया? जापान में आया 1.3 मीटर हाइट का वेव आया, और 1.9, देखिए जापान सुनामी, भूकंप, इसके साथ लड़ने के लिए पहले से प्रिपेयर रहता है, क्योंकि वहाँ पे ये सुनामी और अर्थक्वेक आते रहते हैं, तो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर बोल लीजिए, इंसानों का मेंटलिटी बोल लीजिए, सारे लोग प्रस्तुत रहते हैं कि हमेशा कि कोई भी नेचुरल कोई डिजास्टर आए तो हम लोग खुद को सेफ कर ले। तो ये जब आया, जब ये 1.3 मीटर का जो वेव आया, उससे पहले 1.9 मिलियन पीपल को, लोगों को जापान ने अपने कोस्टल एरिया से सेफ जगह पे हटा लिया। तो जापान इस मामले में बहुत एडवांस है, कैसे सुनामी और अर्थक्वेक को काउंटर किया जाए, उससे कैसे बचा जाए। तो जापान के जो मेट्रोलॉजिकल जो एजेंसी है, उन्होंने वार्निंग जारी किया ऑफ पॉसिबल वेव ऑफ 3 मीटर स्पेशली ड्यूरिंग हाई टाइड पीरियड एंड एडवाइस इवैक्यूएशन एंड नोटेबली एट फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर फैसिलिटी शट डाउन। जापान ने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पे फुकुशिमा जो न्यूक्लियर जो फैसिलिटीज था उसको बंद कर दिया, क्योंकि अगर सुनामी से वो डैमेज हो गया तो न्यूक्लियर एक्टिवेशन, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस अगर लीक हो गया तो वहाँ से रेडियो एक्टिवेशन चालू हो सकता है, जो और भी ज़्यादा फैटल हो जाएगा, तो उसको पहले ही बंद करवा दिए। और क्या बोला, जो जब हाई टाइड का टाइम आएगा तो ऐसा हो सकता है कि जापान के ऊपर अब तो 1.3 मीटर का वेव आया है, ऐसा भी हो सकता है कि 13 मीटर का वेव आ जाए, तो बहुत ज़्यादा वेव भी, ऊंचा वेव भी आ सकता है, पानी का लहर। तो इसलिए जापान पहले से इवैक्यूएशन करवा के प्रिकॉशन ले रहा है। ये हो गया रशिया और जापान का रिस्पॉन्स और उनके ऊपर जो इम्पैक्ट हुआ था। तो अब आएंगे पैसिफिक वाइड अलर्ट एंड इफेक्ट्स। पूरे पैसिफिक रीजन को हम अब देखेंगे। देखिए ये है पैसिफिक सी, ये जो नीला वाला हिस्सा देख रहे हैं हम लोग, ये पूरा का पूरा पैसिफिक ओशन है। तो पैसिफिक ओशन इतना बड़ा है कि उसके अंदर हम 4 से 5 मून को फिट कर सकते हैं, मतलब 4 से 5 बार हम मून को उसके अंदर डाल भी दे तो भी जगह बच जाएगा, इतना बड़ा है पैसिफिक ओशन। ठीक है, तो पैसिफिक ओशन के साथ बहुत सारे देशों का कोस्टल लाइन जुड़ा रहता है, टच होकर रहता है, जैसे कि ये ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, बहुत सारे आइलैंड है, फिर यूएसए का जो कैलिफोर्निया का जो कोस्ट लाइन है, फिर अलास्का का कोस्ट लाइन, फिर कनाडा का कोस्ट लाइन, फिर थोड़ा सा चाइना, जापान और यहाँ पे रशिया, तो और इस साइड पे मैक्सिको, चिली, ये सब भी है, इक्वेडर। तो इन सारे देशों के जो सरकार थे, जो एडमिनिस्ट्रेशन थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एडवाइजरीज जारी कर दिया कि बोला कि आप लोग वॉचफुल रहिए, और कभी भी जो रशिया और जापान के ऊपर जो अर्थक्वेक के बाद जो सुनामी आया है, वो सुनामी हमारे पास भी आ सकता है और अर्थक्वेक भी हो सकता है। तो ये बोल के उन्होंने एडवाइजरी जारी कर दिया, सब कुछ हाई अलर्ट पर डाल दिए। हवाई में क्या हुआ, हवाई में देखा गया कि 30 फीट तक पानी रिसीड हो गया। हवाई एक आइलैंड है अमेरिका का, यहाँ पे पैसिफिक के बीच में एकदम, वहाँ से क्या हुआ, जब कोस्ट लाइन से 30 फीट तक पानी नीचे चला गया। तो देखिए ये सुनामी का एक माने इनिशियल साइन होता है कि जब पानी नीचे चला जाता है, कोस्ट लाइन से बहुत पीछे चला जाता है, तब जाके बहुत ज़्यादा पानी थोड़ी देर बाद आके पूरा एरिया को फ्लड आउट कर देता है। तो इसीलिए वहाँ पे चिंता बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, सायरन वायरन सब साउंड होने लगे, पोर्ट क्लोज कर दिया गया, इवैक्यूएशन कर पूरा पोर्ट खाली करके उसका आजू बाजू जो पोर्ट जो आइलैंड था, वाहू और होनोलुलु, सबको खाली करवा दिए गए। तो ये हाई अलर्ट पे है, अमेरिका सारे देश यहाँ पे हाई अलर्ट पे है अभी। तो अथॉरिटीज इन सेवरल कंट्रीज अर्ज रेसिडेंट टू अवॉइड कोस्ट लाइन एंड एक्सरसाइज कॉशन डिस्पाइट नो इमीडिएट डैमेज रिपोर्ट। तो सारे जो देश है वो अपने लोगों को बोल दिया कि कोस्ट लाइन पे अगर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी ना हो तो कोस्ट लाइन के आसपास मत जाना, और ये भी बोला कि अब तक जो भी हुआ है उसमें ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ है। तो अब आफ्टर शॉक वार्निंग एंड ड्यूरेशन, देखिए जापान गवर्नमेंट तो पहले से तैयार रहता है, उन्होंने बोल दिया कि ये आफ्टर शॉक में जो 8.8 रिक्टर स्केल का जो अर्थक्वेक रशिया में आया है, तो उसके बाद एक वीक या तो एक महीने के अंदर जापान के अंदर 7.5 का मैग्नीट्यूड का रिक्टर स्केल में, तो वो इतना 7.5 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आ सकता है। तो इसीलिए ऑफिशियल्स जो लोग हैं, जो जापान के ऑफिशियल्स है, उन्होंने लोगों को बोल दिया कि आप लोग कोस्टल लाइन का जो एरिया है उसको इवैक्यूएट कीजिए, और फर्दर जब तक गवर्नमेंट से कुछ भी ना बोला जाए, जब तक गवर्नमेंट से फिर से एडवाइजरीज जारी ना किया जाए, तब तक आप कोस्टल एरिया पे मत जाइए। तो ये जापान पहले से बोल दिया। अब इन्वायरमेंटल आफ्टर मैथ देखेंगे, इन्वायरमेंटल जो डैमेज हुआ, देखिए जब भी ऐसे सुनामी आता है वो तो कोस्ट लाइन के ऊपर जो भी पेड़ पौधे हैं उसको लेके चला जाता है, फिर जो कोस्ट लाइन के ऊपर जो कोरल रीफ होता है उसको भी
उसके ऊपर भी पानी चढ़ जाता है। अच्छा, ये जब ये जो अर्थक्वेक हुआ और ट्रेंच के अंदर, और उसके बाद जो सुनामी आई, तो उसका जो शॉक था, वो वेव का जो शॉक था, उसके वजह से 4 वेल दिखा गया जापानी कोस्ट लाइन के ऊपर। ऐसे तो वेल डीप डाउन सी के नीचे रहते हैं और ऊपर से सी के बीच में रहते हैं। मतलब ये अगर मान लीजिए ये समुद्र है, वो ऐसे कोस्ट लाइन के आसपास नहीं रहता है, वो बीच में रहता है समुद्र के। लेकिन इतना ये जब लहरें उठी सुनामी का समुद्र के ऊपर, तब इतना उसका ताकत, लहरों का ताकत इतना था कि व्हेल को भी ऊपर लेके आ गया, सतह, मतलब समुद्र की एकदम सतह पे लेके आया। तो व्हेल भी आ चुका था उसके ऊपर। तो इससे ये मालूम होता है कि ये जो वेव था, ये बहुत ही ताकतवर वेव था सुनामी का। पॉसिबल इफेक्ट्स ऑन मेरीन इकोसिस्टम एंड कोस्टल वाइल्ड लाइफ। कोस्टल वाइल्ड लाइफ और मेरीन जो इकोसिस्टम है वो तो थोड़ा बहुत डैमेज होगा ही, ऐसे इंसिडेंट होगा तो अब जापान के, देखिए रशिया में जो हुआ उससे ऊपर, अब जापान में उतना अब कुछ नहीं हुआ, लेकिन जापान हमेशा प्रिकॉशन लेके चलता है। तो जापान ने क्या किया, उन्होंने फिर से बोला कि 3 मीटर का वेव आगे भी आ सकता है कुछ दिनों के अंदर। फिर नॉर्दर्न और ईस्टर्न जापान को, मतलब ये वाला पोर्शन को, नॉर्दर्न और ईस्टर्न जापान को एकदम हाई अलर्ट पे डाल दिया जापान ने। और जो यहाँ पे जो ओसाका जो रीजन है जापान का, यहाँ पे भी उन्होंने वार्निंग जारी कर दिया है, क्योंकि कोस्टल लाइन बहुत बड़ा है, तो यहाँ पे आएगा तो थोड़ा बहुत आफ्टर शॉक यहाँ पे भी आएगा। तो इसीलिए जापान ने पूरा कोस्ट लाइन बराबर पूरा हाई प्रिकॉशन डाल दिया है। अब इस इंसिडेंट का समरी क्या है, पावरफुल अर्थक्वेक हैज ट्रिगर्ड वाइड स्प्रेड कॉन्सर्न। जब ऐसे दुर्घटना घटती है तो दुनिया भर में सारे देश चौकन्ना हो जाते हैं, क्योंकि सबके दिमाग में यही चलता है, अब रशिया में हुआ है, कल मेरे ऊपर हुआ तो मेरे किसी जनबहुल एरिया में हो गया, बहुत लोग मारे जाएंगे, बहुत ज़्यादा कैलामिटीज़ होंगे, तो उसको कैसे रोका जाए, ये सारे टेंशन आ जाता है। फिर मॉनिटरिंग आफ्टर कंटिन्यू फॉर आफ्टर शॉक एंड फर्दर वेव एक्टिविटी। तो फर्दर क्या क्या वेव, उसके बाद एक बार तो झटका आ गया, उसके बाद फिर से झटका आएगा कि नहीं, उसके ऊपर सारे सैटेलाइट सारे वगैरह कुछ जो वेव समुद्र के अंदर से बन रहा है, इसको कैलकुलेट करना, ये सारे चीज़ शुरू हो गया, मतलब मॉनिटरिंग चालू हो गया। फिर इमरजेंसी रिस्पांस, यानी हाई जो भी डिजास्टर मैनेजमेंट जो टीम होता है सारे देश की, सब हाई अलर्ट पे खड़े हो गए हैं सब। कोस्टल कम्युनिटीज आर्ज टू स्टे अलर्ट एंड फॉलो एडवाइजरीज। कोस्टल कम्युनिटीज को बोला गया है कि आप लोग फिलहाल के टाइम में कोस्ट को खाली कर दीजिए, इवैक्यूएट कर दीजिए और फर्दर एडवाइजरीज के लिए वेट करते रहिए। तो आज का जो टॉपिक था वो इतना ही था, जितना हो सके शॉर्ट टाइम के अंदर जितना हो सके हम लोग डिस्कस किए। तो अगर आप लोगों को हमारी कोशिश, हमारी वीडियो, हमारी कंटेंट अच्छे लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल बटन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आगे जाके जब भी हम वीडियो बनाएं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। और जितना हो सके इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय, जय हिंद।